नाज़रीन, इसराइल का गजा में नए अग्रेशन का प्लान है। एक तरफ तो शो ऑफ इंप्योरिटी है कि उसको इस्तेशना हासिल है कि वो इतने बड़े मसालन करने के बाद वजूद भी उसको रोका नहीं जा रहा, बल्कि वो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसके जो क्राइम्स है वो अभी भी जारी है, जो दुनिया में किसी को अलाउ हो नहीं सकते हैं। तो एक तरफ तो ये इस चीज का मुजाहरा है, लेकिन दूसरी तरफ ये इस चीज का भी मुजाहरा है कि ये पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन है इसराइल के लिए, और इसराइल जो है वो 22 महीनों के बाद भी कोई अपनी विक्ट्री जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सका है, वो हमास को जब वो शिकस्त नहीं दे सका है। और अब जिस यानी इस मुकाम से भी मजीद आगे वो जाने की तैयारी कर रहा है, तो तेजी के साथ जो उसकी स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड है, जो उसके इत्तेहादी हैं, वो उसके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। और इवन जो अमेरिका में बड़ी तब्दीली देखी जा रही है कि डेमोक्रेटिक सेनेटर्स जो बहुत ज्यादा प्रो इसराइल हैं, वो भी अपना नैरेटिव जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू जो पॉलिसी इख्तियार कर रहा है, दैट इज द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर इसराइल, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है। और इसराइल की मजीद सपोर्ट से वो पीछे हट रहे हैं, बल्कि इसराइल के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है उसको बढ़ा रहे हैं। और गजा की ऑक्यूपेशन के लिए बताया जा रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ फोर्स चाहिए होगी, लाखों की तादाद में फौज चाहिए गजा सिटी को सिर्फ ऑक्यूपाई करने में, पूरी गजा पट्टी को नहीं, सिर्फ गजा सिटी को ऑक्यूपाई करने में लाखों की फौज है वो चाहिए। और जाहिर है कि वो इसराइल के पास उस तरह से नहीं, क्योंकि फौज एग्जॉस्टेड है, रिजर्व फौजी चाहिए जो आने के लिए मुकम्मल ज्वाइनिंग के लिए जो है वो तैयार नहीं है, रेगुलर फोर्सेस ऑलरेडी उन पर बर्डन बहुत ज्यादा है, और हमास वहां पर मौजूद है। इसराइल अभी तक हमास को शिकस्त नहीं दे सका है, और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 5 साल लग जाएंगे हमास को शिकस्त देने में और एक इफेक्टिव कंट्रोल वहां पर हासिल करने में। 4 से 5 साल जब वो इसका अरसा लग जाएगा, तो ये रेसिपी ऑफ डिस्ट्रक्शन है फॉर इसराइल। एक तरफ जो आलमी सपोर्ट, और कल जैसे नेदरलैंड ने कहा कि इसराइल पूरे यूरोप को जब वो लूज करने जा रहा है, उसके बाद जर्मनी ने असला सप्लाई जब वो बंद कर दी। अभी बहुत सारे मुल्कों ने, यूरोपीय मुल्कों ने एक साथ मिलकर जो है सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है वो तलब किया है, और हंड्रेड्स ऑफ ग्लोबल लीडर्स जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने फलस्तीन की हिमायत का ऐलान किया। ग्लोबल लीडर्स हंड्रेड्स ऑफ, तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आगाज करते हैं हम नागासाकी से। नागासाकी जो कि जापान का शहर है, ये वही नागासाकी है जिसके ऊपर जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। पहला जो है वो हिरोशिमा के ऊपर गिरा था, दूसरा नागासाकी के ऊपर गिरा था। आज नागासाकी की वहां पर यानी कि वो इसको याद एनिवर्सरी मना रहे हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा में मनाई गई और आज 9 अगस्त है, तो आज जो है वो नागासाकी में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मेयर हैं उन्होंने कहा है कि दुनिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है। नागासाकी मेयर वार्न्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर ऑन 80th एनिवर्सरी ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। ग्लोबल टेंशन जो है वो दुनिया को पुश कर रही हैं टुवर्ड्स अनदर न्यूक्लियर वॉर। ये नागासाकी में आज और उनके मेयर ये बात कर रहे हैं। और नागासाकी पर आज से 8 डेकेड्स अगो 11:02 पर इन मॉर्निंग, ठीक 11:02 पर 8 डेकेड्स अगो बॉम्ब गिराया गया था, और उसका नाम था फैट मैन। पहला जो बॉम्ब गिराया गया था, अच्छा दुनिया में सिर्फ अमेरिका है जिसने अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया है। तो पहला लिटिल बॉय था जो कि हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया, दूसरा फैट मैन। इसको हम किस लिए डिस्कस कर रहे हैं, गजा से इसको रिलेट करते हैं। फैट मैन में कितना एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ था? 10,000 पाउंड्स। फैट मैन में 10,000 पाउंड जो है वो इस्तेमाल हुआ था, और यहां पर आप देख लीजिए कितने पाउंड्स गजा में इस्तेमाल हो चुके हैं। और इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स 27,000 लोग जो है वो वहां पर मारे गए, और फिर कुछ 1-2 दिन के बाद जो है वो 70,000 टोटल तादाद होगी, लेकिन विद इन मिनट्स वो 27,000 जो है वो वहां पर मारे गए, लेकिन टोटल जो है 70,000 हो गए। और उन्होंने कहा द क्राइसिस ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल दैट इज क्लोजिंग इन वन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, ग्रोइंग न्यूक्लियर थ्रेट फेसिंग ह्यूमैनिटी। तो एक तो न्यूक्लियर वॉर। अच्छा, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अमेरिका ने फॉर मेनी इयर्स, अमेरिका ने वहां पर जो है वो डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, बाकी लोग जिनके पास फोटोग्राफ्स थे, जिनके पास वीडियोस थी या अदर एविडेंस था कि वहां पर किस स्केल की डिस्ट्रक्शन हुई है, कितने लोग वहां पर मारे गए हैं, क्या हॉरिफिक रिजल्ट्स इस एटॉमिक बॉम्ब के आए हैं, अमेरिका ने वो एविडेंस जो है वो कन्फिस्केट कर ली थे और कब्जे में ले लिए थे। और कई साल तक दुनिया को पता ही नहीं चल सका एक्चुअली कि वहां पर हुआ क्या है, कितने लोग मारे गए, कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है। तो आप जरा नोट करें इस वक्त एग्जैक्टली गजा में क्या हो रहा है। गजा में भी हमारे पास रियल नंबर्स नहीं है। अभी मैंने आपके सामने जॉन मिरशेमर जो कि बड़े एनालिस्ट हैं, और इन्होंने फेमस किताब इजरायली लॉबी लिखी है 2007 में, और उन्होंने बताया कि कैसे इजरायली लॉबी जो है वो कंट्रोल करती है अमेरिका को। उन्होंने कहा है कि दे विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर यहां पर 4 लाख के करीब कैजुअलिटीज हुई। इतनी स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन है कि 4 लाख तक कैजुअलिटीज हो सकती हैं। तो हमारे पास रियल स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन यहां भी नहीं है। तो एक्चुअली जो गजा है ना, गजा यहां पर वो अपना जो सेंचुरीज का एक्सपीरियंस है ऑफ एथनिक क्लींजिंग, ऑफ जेनोसाइड, ऑफ वॉर क्राइम्स, ऑफ सेटलर कॉलोनीज, ये सारा वो सेंचुरीज का एक्सपीरियंस यहां गजा में इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल इसराइल को यहां पर बनाया ही इसलिए गया था
कि जो सेटलर कॉलोनीज के तजुर्बात हैं वो यहां होते रहे। तो एक यहां पर पुराने सेंचुरीज के तजुर्बात इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस एथनिक क्लींजिंग को आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ नई नई चीजें भी ट्राई की जा रही है, नए नए तजुर्बात भी किए जा रहे हैं। जैसे कि आज की दुनिया तो माजी में जो जेनोसाइड्स हुई हैं उससे मुख्तलिफ है। आज जैसा मीडिया है, दुनिया देख रही है, माजी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसी दुनिया में कैसे एथनिक क्लींजिंग करनी है, ये भी नए नए तजुर्बात जब वो कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात होने जा रही है कुछ देर बाद। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के अंदर, स्पेन में ये मुलाकात होने जा रही है गजा के हवाले से। अच्छा, मीडिया को अगर आप देखें तो मुख्तलिफ एंगल से इसको डिस्क्राइब किया जाएगा, और अमेरिकन, यूरोपियन, मिडल ईस्ट का मीडिया, अरब ममालिक का मीडिया इसको इसी तरह से पोर्ट्रे करेगा कि भाई अमेरिका देखें बड़ा प्रेशर डाल रहा है और वो सीज फायर की बात कर रहा है फलाना। लेकिन असल में ये क्या है? देखिए, कतर तो रियल यानी वो सिंसेरिटी के साथ वो एफर्ट्स कर रहे हैं, इजिप्ट भी कर रहा है, सऊदी सब चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ना, ये एक टाइम बाय है। असल में ये एक जेनोसाइड को जारी रखने के लिए एक तरीका है, एक पैटर्न है कि हर वक्त जब इसराइल कोई ये आगे बढ़ा रहा होता है एग्रेशन को, तो पैरेलल एक खबर मीडिया में होनी चाहिए कि यहां पर सीज फायर की एफर्ट्स भी हो रही है। तो ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न है इस एथनिक क्लींजिंग को कीप गोइंग करने का। भाई क्या डिस्कस है मुझे बताएं, कतर का पीएम जो है वो स्टीव विटकॉफ के साथ बैठकर क्या डिस्कस करेगा? चीजें तय हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, मुआहदे ऑलरेडी लिखे पड़े हैं, और कई बार ऐसा मौका आया कि तमाम चीजें तय हो गई, बस नेतन्याहू को साइन करना था, वो उससे भाग गया। एक फोन कॉल की मार है नेतन्याहू, वो फोन कॉल नहीं हो रही। कतरी प्राइम मिनिस्टर और स्टीव विटकॉफ जब अब स्पेन में मिलेंगे, और ये स्टीव विटकॉफ जब 5 दिन पहले इजराइल में था और सारा जो कंप्रिहेंसिव इजराइल का प्लान है अभी जो वो करने जा रहा है उसको अप्रूव करके गया है। अब ये कतर का प्राइम मिनिस्टर, तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है कि मीडिया में ये खबर हर वक्त होनी चाहिए कि पैरेलल देखें कि ये सीज फायर एफर्ट्स हो रही हैं और अमेरिका तो यानी अपने आप को अलग करके रखे इजराइल से। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है। अगर हम मीडिया उठाकर देखें तो वो किसी और एंगल से बयान करेंगे, लेकिन असल हकीकत यही है। अच्छा, अब इसी दरमियान सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होने जा रहा है अगले 24 घंटों के अंदर, और इसको बर्तानिया, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीक और स्लोवेनिया ने रिक्वेस्ट किया है। यानी एक मुल्क रिक्वेस्ट करता है ना, लेकिन इसको कई मुल्कों ने रिक्वेस्ट किया है, और गजा के ऊपर ये इजलास जब होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल बैकलैश जो है वो इजराइल के खिलाफ आ रहा है। दिस इज द पाथ ऑफ फेलियर फॉर इजराइल, और आज उसका नया अग्रेशन अनाउंस करना असल में उसके फेलियर ही की अलामत है कि वो 22 महीनों में एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को हरा नहीं सका है, और 1 लाख से ज्यादा इजराइल की कैजुअलिटीज हैं। ह्यूमन लॉस इस सतह का है, इकोनॉमिक लॉस और रिप्यूट का लॉस, और डिप्लोमेटिक जो सुनामी इजराइल के खिलाफ आ चुका है, जो वेस्टर्न जनरेशन जो है वो जान चुकी है इजराइल की असलियत, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। Israel faces global condemnations of plan to expand Gaza war. 200 plus global leaders call United Nations to end Israeli apartheid impunity. कि इजराइल की ये जो इस्तशना है उसको इंपिनिटी हासिल है। ये 200 इसमें ग्लोबल फिगर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एकेडमिक से लोग हैं, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, कल्चरल आइकॉन्स हैं, यानी शोबिस के लोग हैं, हैव जॉइंटली एड्रेस अ लेटर टू द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल to dismantle the apartheid and demanding end to the impunity for the crimes committed by Israel against Palestinian people. उन्होंने कहा कि ये जो खामोशी है ये असल में कंप्लिसिट, यानी खामोश होना भी असल में इजराइल के साथ शिराकतदारी है। यानी आप असलहा नहीं भेज रहे, आप सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप खामोश हैं तो ये भी दरअसल शिराकतदारी है इजराइल के इन क्राइम्स को कंटिन्यू रखने में। Israel of carrying out what they describe one of the most extensive massacre in the modern history. अच्छा, इसी दरमियान न्यूयॉर्क टाइम क्या लिख रहा है? ये जो इजराइल का नया प्लान है दैट विल हार्म इजराइल स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क टाइम, इजराइल की जो स्टैंडिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो मजीद डिस्ट्रॉय जब होने जा रही है। अच्छा, अब ताजा जो एस्टिमेट सामने आ रहा है, इजराइल ही से सामने आ रहा है, कम से कम 2,50,000 फौज चाहिए गजा सिटी को ऑक्युपाई करने में। नॉर्थ के अंदर ये गजा सिटी है, यहां पर एक बड़ा इस वक्त रेफ्यूजी कैंप। और एक इंपॉर्टेंट बात, गजा क्या है? गजा में ये लोग कहां से आए? ये दरअसल इनमें से मेजॉरिटी वो है जो 48 में फलस्तीनी डिस्प्लेस हुए थे, तो बहुत सारे जो वो यहां पर, तो ओवरऑल ये मुहाजिरीन ही हैं। तो आप देखें तो ये इजराइल का जो एक्सपेंशन इस प्रोजेक्ट है वो इन फेजेस, यानी 48 में उन्होंने डिस्प्लेस किया, फिर 67 में किया, अब वो फिर करने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो 2,50,000 फौज चाहिए सिर्फ गजा सिटी को ऑक्युपाई करने में। 2,50,000, तो वो 2,50,000 किधर से लेकर आएंगे? फौज तो उनकी टोटल 6 लाख है, ये 6 लाख उनकी फौज तो है, लेकिन कितने जख्मी हैं, कितने माजूर हो चुके हैं, और कितने एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और कितने इजरायली रिजर्व फौजी जो बैरून मुल्क भाग चुके हैं? क्योंकि जो इनके 4 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख के करीब, 4,30,000 के करीब इनके रिजर्व फौजी हैं। और वो रिजर्व फौजी क्या है?
वो जॉब्स भी करते हैं, रूटीन का काम भी करते हैं, फिर इमरजेंसी में उनको बुला लिया जाता है। तो उनमें से बहुत सारे हैं जो बैरून मुल्क भी भाग चुके हैं, और बहुत सारे हैं जो कहेंगे हम तो लड़ने के लिए ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो फौज की वहां पर शदीद शॉर्टेज है, और इतनी फौज दाखिल करके तो हमास तो मौजूद है। अगर 200, 400, 500 फौजी वहां पर मजीद मारा गया तो फिर क्या होगा? तो ये मसला है। अच्छा, यरूशलेम पोस्ट इसको कैसे, यरूशलेम पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, बाकियों की अब जो एनालिस्ट है वो आपके सामने रखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम, इट विल टेक ईयर्स, कई साल लग जाएंगे इसराइल को कि वो एक इफेक्टिव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर कायम कर सके और हमास को कमजोर कर सके। कई साल इसके लिए चाहिए, तो इसराइल इसको अफोर्ड कर सकता है। इसलिए नेतन्याहू के इस रास्ते को पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा गया। और एक और हमला गजा सिटी के ऊपर, जो ऑलरेडी कई हमले गजा सिटी पर हो चुके हैं, कोई फंडामेंटल चेंज हमास की पावर में नहीं लेकर आएगा, और ना ही ऑन द टेबल ऑफ निगोशिएशंस के हमास अपनी डिमांड से पीछे हट जाएगी, और ना ही उसकी ताकत ऑन ग्राउंड उसमें कोई फंडामेंटल चेंज आएगा। और ये यरूशलेम पोस्ट, द गाजा ऑपरेशन इज अनलाइकली टू लीड टू डिफीट हमास, ये हमास की शिकस्त की तरफ लीड नहीं करेगा। और जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए, कनाडा मुकम्मल सपोर्ट करता है इसराइल को। इसराइल की जो एस्केलेशन है will not achieve lasting peace and security for Israelis in the long term, इससे कोई इसराइल अपने आप को महफूज नहीं बना रहा है। तो ये है इनके कॉन्सिक्वेंसेस। और अंदर जो तहरीक चल रही है वो कह रहे हैं कॉल फॉर इकोनॉमिक शटडाउन ओवर गाजा टेक ओवर प्लान, कि मुकम्मल इकोनॉमिक शटडाउन जो है वो उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। इसी दरमियान अमेरिका में, जहां पर यानी मुकम्मल अमेरिकी इंतजामिया की सपोर्ट इसराइल के लिए है, अभी तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन एक तब्दीली आ रही है, ग्रास रूट लेवल पर एक तब्दीली आ रही है। तो पॉपुलेशन है, लेकिन अब जो डेमोक्रेट्स हैं वो मेजॉरिटी में बदलना शुरू हो गए हैं। जरा एक रिपोर्ट देखिए, और ये एनबीसी की रिपोर्ट है, अमेरिकन मीडिया। नंबर ऑफ मोस्ट प्रो इसराइल डेमोक्रेट्स इन कांग्रेस आर एस्केलेटिंग देयर क्रिटिसिज्म ऑफ नेतन्याहू। ये सारे प्रो इसराइल है, लेकिन पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है। नेतन्याहू's प्लान टू कंट्रोल गाजा इज अ स्ट्रेटेजिक सेल्फ डिफीट। ये वहां के एक सेनेटर ब्रैड हैं, डेमोक्रेट्स के, वो बात कर रहे हैं, ये भी प्रो इसराइल सेनेटर हैं। उन्होंने कहा कि ये नया प्लान जो वो दरअसल सेल्फ डिफीट का एक और मुजाहरा है, कि पहले ये तो बता दो कि 22 महीनों में क्या किया है, अब तुम एक और एग्रेशन कर रहे हो। आप मुझे बताएं, एक छोटी सी गजा पट्टी कितनी बार उसमें ये दाखिल होंगे जहां पर इन्होंने गैंग्स दाखिल कर रखे हैं, दाइश दाखिल कर रखी है, अमेरिकी बरह रास्त वहां पर मौजूद हैं, और ऊपर इतने बम गिरे हैं जितने हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं गिरे, उससे ज्यादा एक्सप्लोसिव यहां पर इस्तेमाल हो चुका है। तो और क्या करना है छोटे से गजा के साथ, और क्या करना है? ये इतनी बड़ी मिलिट्री माइट 22 महीनों में उसने क्या किया है? तो ये मुजाहरा है सेल्फ डिफीट का। 22 महीने हो चुके हैं, और बताओ तो सही तुमने अचीव क्या किया है? आज अगर जंग रुके तो कुछ बताओगे कि तुमने हासिल क्या किया है? तो ये सेल्फ डिफीट है, दरअसल स्ट्रेटेजिक सेल्फ डिफीट। और स्ट्रेटेजिक डिफीट से मुराद ये भी है, जो और डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा था कि ममालिक जो है वो खिलाफ होते चले जाएंगे। नेतन्याहू's plan to control Gaza will increase the unification of the most of the world against Israel। ये सेनेटर ब्रैड बात कर रहे हैं कि इसका नतीजा और ये निकलेगा कि दुनिया और ज्यादा मुत्तहिद होगी इसराइल के खिलाफ। और ये सेनेटर डैन है, इट इज क्लियर कि नेतन्याहू पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट में गाइडिंग इसराइल एक्शन, पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो ये जो है ना वो बहुत बड़े सपोर्टर हैं इसराइल के, लेकिन आप उनको एज एन एनालिसिस भी देखें। भाई हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली क्या होगा, तो उनका एनालिसिस भी देखें कि वो इसको किस तरह से देख रहे हैं। तो ये वाली सूरत हाल है। लेकिन मिडिल ईस्ट के ममालिक जो है उनकी खामोशी समय से बाला तर है, उनकी पॉलिसी समय से बाला तर है, और दुनिया की कौमें कैसे उनको देख रही हैं। दुनिया की कमजोर तरीन कौमें भी अपने लोगों पर ऐसा जुल्म बर्दाश्त नहीं करती हैं। आप जरा सोचे तो सही, अफ्रीकन नेशंस क्या बर्दाश्त करती, क्या लैटिन अमेरिकन, क्या सेंट्रल एशियंस, क्या साउथ ईस्ट एशिया वाले, कौन अपनी कौम के ऊपर इतना बड़ा जुल्म बर्दाश्त करता है और खामोश बैठा रहता है? तो ये दें, सारे अरब्स हैं, यानी अगर मिडिल ईस्ट को हम देखते हैं, अरेबियन पेनिनसुला में अरब्स बैठे हुए हैं सारे, तो अरब्स है अपने ही खिते में इतने बड़े जुल्म को रोक नहीं सके। तो और फिर आपके पास इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी दौलत, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, रशिया चाइना से ताल्लुकात, सारी दुनिया का निजाम आप जैसे चला रहे हैं, अपने खिते में आप ये रोक नहीं सके। आपकी क्या डिग्निटी है और आपकी क्या पावर है? या फिर आपने खुद अलाउ किया इसको होने दिया? डिजास्टर्स पॉलिसी इन्होंने अपनाई, और पता नहीं तारीख के कटहरे में ये किस तरह से इसका जवाब देंगे। अच्छा, इसी दरमियान जनाब ट्रंप और प्यूटन की जो मुलाकात है वो होने जा रही है 15 अगस्त को, लेकिन होने कहां पर जा रही है? अलास्का में। अलास्का जो है ये अमेरिकन स्टेट है, लेकिन ये एक वक्त में सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी। तो अमेरिका ने खरीदा था सोवियत यूनियन। अमेरिका की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि अमेरिका की हिस्ट्री आप जरूर पढ़ें। अमेरिका की हिस्ट्री पढ़े बगैर आप अमेरिका के ये जो फैसले हैं इनको आप समझ नहीं सकते। अमेरिका
कैसे काम करता है, कैसे वो फैसले करता है, और आज जो कुछ हो रहा है अमेरिका क्यों ये करता चला जा रहा है, उनकी हिस्ट्री में ये सारी चीजें मौजूद हैं। और अमेरिका भी तो ऐसे ही काम हुआ था ना, जो इजराइल के आज वो सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका भी तो एक्चुअली नेटिव्स को वहां से खत्म करके ही तो कायम हुआ था, इसलिए वो इसको एक लेजिटिमेट समझते हैं कि नेटिव्स को खत्म करके आपकी सिक्योरिटी अचीव होती है। लेकिन अमेरिका का मामला कुछ और था, अब इजराइल तो उस तरह से। और वहां अलास्का में जो कि रशिया का हिस्सा था वो खरीदा था अमेरिका ने, तो अब वहां पर मीटिंग होने। अलास्का वो है जो चंद किलोमीटर दूर है, यानी रशिया और अमेरिका अगर बहुत ज्यादा करीब हैं इन टेरिटरी तो वो ये है, एक तरफ अलास्का है, दूसरी तरफ रशिया है, ठीक है ना, यहां पर वो सबसे ज्यादा करीब है। ये बड़ा खतरनाक पॉइंट भी है कि विद इन मिनट्स दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। तो यहां पर जनाब मुलाकात होने जा रही है 15 अगस्त को, और इधर लंदन में समिट होने जा रहा है यूरोपियंस का, यूक्रेन सारे ये जमा हो रहे हैं। जेडी वैंस यहां पर है, ये सारा यूक्रेन, अब वो कह रहे हैं कि यूक्रेन की जंग रुकने जा रही है, ये वो सारी बातें हो रही हैं। क्रेमलिन ने कंफर्म किया ट्रंप प्यूटन टू मीट इन अलास्का अगस्त 15। लंदन विल होस्ट मीटिंग फॉर अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, यूक्रेनियन ऑफिशियल टू डिस्कस द ट्रंप प्यूटन पीस प्रपोजल। तो उधर वो मीटिंग होने जा रही है, इधर लंदन में ये मीटिंग होने जा रही है, यानी समिट होने जा रहा है, जिसमें अमेरिकन भी होंगे, ब्रिटिशर्स भी होंगे, यूरोपियंस भी होंगे और यूक्रेनियंस भी होंगे। तो वो डिस्कस करेंगे जो बात वहां पर हो रही है। ट्रंप ने आते ही एरोगेंस का मुजाहरा किया। अगर वो पहले यूरोपियंस को बुलाता और उनको कहता कि भाई हमने जंग रोकनी है, तो यूरोप का तो ऑलरेडी बुरका से निकला हुआ था, तो ये शायद बहुत जल्दी जंग रुक जाती। लेकिन चूंकि ट्रंप ने रास्ता ही अजीब सा लिया और यूरोपियंस को उठाकर साइड पे फेंका, तो यूरोपियंस को लगा कि भाई ये तो हम डिग्रेड भी हो रहे हैं, तो इसमें हमारा मुफाद भी नहीं है, किस तरह हमें साइड लाइन पर करते हुए ये आपस में बात तय कर ले। तो वो बहरहाल एक डिजास्टर पॉलिसी, अब ये रुकेगी नहीं रुकेगी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहरहाल इस वक्त ओवरऑल माहौल तो यही बनाया जा रहा है कि ये रुकने जा रही है। देखते हैं। असल बात यह है कि यूक्रेन तो कभी जीत नहीं सकता है ना, यूक्रेन में अपनी टेरिटरीज वापस ले सकता है, यूक्रेन तो जीतने वाला नहीं। तो जो लड़ाई जारी है वो वेस्ट और यानी नेटो और रशिया की जारी है ना भाई, यूक्रेन की तो लड़ाई हो नहीं, यूक्रेन तो एज अ बैटलफील्ड इस्तेमाल हो रहा है, यूक्रेन तो जीत सकता ही नहीं है रशिया से। तो ये तो नेटो और रशिया की लड़ाई है, तो रशिया पीछे हट नहीं सकता, नेटो को अल्टीमेटली हटना है, तभी ये जंग रुक सकेगी। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज़ लगा कर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।